नमस्कार। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों ने तत्कालीन साहित्यिक जगत में क्रांति ला दी थी। सारी विधाओं के चूल हिल गए। स्थापितों ने चौंक कर देखा, अरे यह कैसा तूफान आ गया। हालात यह हो गई थी कि खत्री जी को पढ़ने के लिए अनेक अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी। आइए उनकी अमर कृति चंद्रकांता संतति में प्रवेश करने के पूर्व खत्री जी के विषय में कुछ जानें। 18 जून 1861 को मुजफ्फरनगर में जन्मे खत्री जी के पिताजी जरी, चांदी के हौदे एवं राज दरबार के सामान का व्यापार करते थे। अतः स्वाभाविक ही राजाओं नवाबों से उनका संपर्क रहता था। देवकीनंदन खत्री जी की मित्र मंडली में भी कई रियासतों के जागीरदार, अनेक फ़कीर और औलिया शामिल थे। यही सब उनके तिलिस्मी कथानकों में देखने को भी मिलता है। 1857 की क्रांति की आग ठंडी पड़ चुकी थी। सभी प्रभावशाली लोग अंग्रेज़ों के सम्मुख शरणागत थे। अतः खत्री जी के कथानकों में अंग्रेज दिखाई ही नहीं देते। हाँ, मुसलमान अवश्य हैं। तत्कालीन हिंदू मुस्लिम ताने वाने का आभास भी मिलता है। देवकीनंदन खत्री जी युवावस्था में प्रवेश करते करते ही काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह के कृपापात्र हो गए व उन्हें चकिया व नौगढ़ के जंगलों का ठेका मिल गया। ठेकेदार से लेखक बनने की कहानी भी बड़ी विचित्र है। नौगढ़ अर्थात आज का सिद्धार्थ नगर, जंगलों और खंडहरों में घूमते घूमते ही शायद उनकी कल्पनाशीलता ने तिलिस्मी दुनिया की सृष्टि कर दी और उन्हें प्रसिद्धि के शीर्ष पर पहुंचा दिया। अब नौगढ़ के जंगलों में घूम रहे थे तो कथा क्षेत्र भी यही बना। नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह कथानक के नायक हैं, तो विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता नायिका। अगर दोनों का सहज मिलन हो जाता, विवाह हो जाता, तो उपन्यास कैसे बनता। तो खलनायक भी उपस्थित है। खलनायक है विजयगढ़ के दीवान का बेटा क्रूर सिंह, जो स्वयं राजकुमारी चंद्रकांता से विवाह कर विजयगढ़ की सत्ता हथियाना चाहता है। सहनायक और सहन खलनायक दोनों अय्यार हैं। आज की भाषा में कहें तो जासूस, गुप्तचर या जेम्स बॉन्ड जैसे सीक्रेट एजेंट, जो रूप बदलने में माहिर होते हैं, विरोधियों को बेहोश करते हैं, बेहोश हुए अपनों को लखलखा सुंगाकर होश में लाते हैं, विरोधियों को जाल में फंसाकर किसी तिलिस्म में कैद कर देते हैं। तिलिस्म अर्थात ऐसा स्थान जिसमें जाना तो संभव है किंतु निकलना कठिन, चक्रव्यूह की तरह। तिलिस्म या आश्चर्यलोक का वर्णन कोई खत्री जी ने ही पहली बार किया हो ऐसा भी नहीं है। रामायण और महाभारत में भी ऐसे ही वर्णन मिलते हैं। सीता जी की खोज में भटकते हुए थके मांदे बानर एक कंदरा में तपस्यारत साध्वी से मदद की प्रार्थना करते हैं, तो वह उन्हें गुफा के अंदर जाने का निर्देश देती हैं। उन्हें गुफा के अंदर एक भव्य महल और बाग मिलता है। इंसान कोई नहीं, सुविधाएं समस्त। भर पेट कंदमूल फल खाने के बाद, विश्राम करने के बाद जब बाहर निकलने की बारी आई तो रास्ता ही नहीं। खत्री जी के तिलिस्म में भी प्रवेश तो संभव है, निकलना तभी संभव है जब तिलिस्म टूटे। जब टूटता है तिलिस्म तब पलक झपकते सब हो जाता है, जैसे बानरों के साथ हुआ। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। आंखें बंद करते ही जब खोली तो सब वीरों ने देखा कि वे तो समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। रामायण में ही नहीं, महाभारत में भी मय दानव ने तिलिस्म ही तो तैयार किया था, जिसमें दुर्योधन ने सूखे को पानी और पानी को सूखा समझ लिया था और द्रौपदी के उपहास का पात्र बने थे। अपने लेखन का उद्देश्य खत्री जी ने चंद्रकांता संतति के अंतिम पृष्ठ पर कुछ इस प्रकार किया है। मैंने अपने उन विचारों को, जिनको मैं अभी तक प्रकाश में नहीं ला पाया, फैलाने के लिए इस पुस्तक को और सरल भाषा में उन्हीं मामूली बातों को लिखा है जिससे मैं उस होनहार मंडली का प्रिय पात्र बन जाऊं, जिनके हाथों में भारत का भविष्य सौंपकर हमें इस असार संसार से विदा होना है।
स्पष्ट ही उनका लक्ष्य एक ही है, समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, अधर्म अनाचार का विरोध, धर्म की विजय। अब इस भूमिका लेखन से मित्रों को यह तो समझ में आ ही गया होगा कि अनेक कठिनाइयों के बाद अंततः नायक वीरेंद्र सिंह और नायिका चंद्रकांता का मिलन होगा। कथानक का नाम चंद्रकांता संतति है तो उनकी संतानें भी होंगी, उनके जीवन भी उथल पुथल से परिपूर्ण होंगे, रहस्य रोमांच से भरपूर। खत्री जी ने पूरा कथानक 28 पुस्तकों में वर्णित किया है। उसके बाद उनके द्वारा भूतनाथ को लिखना प्रारंभ किया गया था, किंतु बीच में ही उनकी जीवन यात्रा पूर्ण हो गई। भूतनाथ के अधूरे कथानक को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया। तो कहा जा सकता है कि यह पर्याप्त लंबा कथानक है। इसे आज के समय में कौन सुनना पसंद करेगा? क्या आप पसंद करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ में होगा तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा यहीं विराम देंगे। नमस्कार।